हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम पिछली 6 कविताएं आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और ये 7वीं कविता द स्लीपिंग पोर्टर जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा रचित है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको जानेंगे कि आखिर ये कविता है किसके सापेक्ष लिखी गई है, किसके बारे में लिखी गई है। जहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे जो शीर्षक द स्लीपिंग पोर्टर है, तो पोर्टर जो शब्द है उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो सामान को ढोते हैं, जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह, जैसा कि कुल्ली हो गए। तो कुल्ली ही क्या, इस कविता में पूर्णतः कुल्ली के ही बारे में बताया गया है। जो कुल्ली होता है, जो सामान ढोने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है, उनके चरित्र को चित्रित किया गया है, एक कुल्ली का चरित्र चित्रण किया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके पोएट को जानते हैं। तो पोएट यहाँ पे लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बॉर्न ऑन द 12 नवंबर 1909 इन काठमांडू। उनका जन्म 12 नवंबर 1909 काठमांडू में हुआ था। ही obtained बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी इन 1929। 1929 में ये पटना यूनिवर्सिटी से कला संकाय से क्या हासिल की है, मतलब ये आर्ट से डिग्री हासिल की है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ही वॉज अ रिवॉन्ड पोयम एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। वो अपने टाइम के जो है वो रिनोड पोएट और स्टोरी राइटर थे। इन 1948 ही प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल, यानी कि प्रथम राष्ट्रीय काव्य उत्सव में इनको नवाजा गया, इनको पुरस्कृत किया गया 1948 में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि ऑफ नेपाल के राष्ट्रीय काव्य प्रथम राष्ट्रीय काव्य उत्सव में इनको क्या किया गया, प्रेसिडाइड किया गया। ठीक है, आगे देखिए प्रेसिडेड। नेक्स्ट है कि ये जो नेपाली साहित्य के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे क्या है कि इमीडिएटली आफ्टर हिज पोएट्री फेस्टिवल ही एक्साइल्ड हिमसेल्फ टू बनारसी, यानी कि इस फेस्टिवल के बाद वो खुद को, यहाँ पे देखिए एक शब्द है एक्साइल्ड मतलब कि अपने मन से पलायन करना। वह खुद को पलायन किए, कहाँ आए, वाराणसी में चले आए। इंडिया जो भारत का एक बहुत पवित्र स्थान है वाराणसी, आप लोग जानते भी होंगे। इंडिया टू एडिट युगवाणी, यहाँ पे इन्होंने युगवाणी को एडिट किया। युगवाणी इनकी एक कोई रचना है। द वॉइस ऑफ द एज, युगवाणी द वॉइस ऑफ द एज, यानी कि उस एज की आवाज, ठीक है, उस उम्र की आवाज, उसे युगवाणी के नाम से ये चरित्र चित्रित किए, माने उस युगवाणी के नाम से रचित करते हैं, जो इनकी रचना है। व्हिच वाज अ माउथ पीस ऑफ द नेपाल कांग्रेस। ठीक है, इन नेपाल हिज हाउस एंड प्रॉपर्टीज वेयर कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वह गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर ली गई, कॉन्फिस्केट कर ली गई। चलिए आगे हम पोयम को देखते हैं, पोयम को जानते हैं कि पोयम आखिर कैसे यहाँ पे बताया गया है। 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। पहला जो पंक्ति है इतनी दर्द भरा है कि कहने में भी सुनने में भी आप लोगों को अजीब लग रहा होगा। ये 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, स्पाइन डबल बेंट, अ 6 माइल क्लिम्ब in the snows of winter, neck bones a skeleton like frail frame, yet facing and awful task he is challenging the mountain। यानी कि पीठ पे 25 किलो का भार। ठीक है, पीठ पे 25 किलो का भार, स्पाइन डबलमेंट, स्पाइन मिट बैकबोन, जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो डबल बेंट 2 बार मुड़ चुकी है। एक बार कमर से तो मुड़ी है, और जहां से एक बार सामान अपने पीठ पर लिए हैं, एक बार वहां से मुड़ गई है, क्योंकि सामान व्यक्ति लेगा तो 2 बार मुड़ेगा ही। तो सामान है कितना, 25 किलो। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 25 किलो लोड ऑन इज बैक ये जो है किस कविता से ली गई है, तो इट इज टेकन बाई द स्लीपिंग पोर्टर। ठीक है, 6 माइल 6 मील की दूरी तय करनी है। ठीक है, 6 मील की दूरी तय करनी है ऑन इज स्नो ऑफ विंटर, जाड़े के दिनों में, विंटर के सीजन में। ठीक है, जाड़े के दिनों में बर्फ पे। नेक्ड बोन्स, नेक्ड मतलब नंगा होता है, बोन्स मतलब हड्डी। यहाँ पे नंगी हड्डी का जो है उपमा लिया गया है
एक दुबले पतले व्यक्ति से जिसकी पूरी हड्डी दिखती हो, जिसकी पूरी स्केलेटन दिखती हो, लाइक अ फ्रेल फ्रेम, एक ढांचे के रूप में जिसका स्केलेटन हो, ठीक है। येट फेसिंग एंड अपहिल टास्क, फिर भी अपने टास्क को, फिर भी अपने काम को फेस करते हुए ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, माउंटेन को चैलेंज कर रहा है, माउंटेन को चुनौती दे रहा है कि यह माउंटेन मैं तुम पे चढ़ जाऊंगा, मैं तुमको आराम से तय कर सकता हूँ। चलिए आगे की जो पंक्तियां हैं हम उसे देखते हैं। He is wearing a black cap, वो क्या किए रहता है, वह ब्लैक कैप, एक काली टोपी पहने रहता है। डर्टी स्वीट स्टैंड, डर्टी एकदम मतलब कि गंदा, स्वीट स्टैंड मतलब कि गर्मी से जो चित्तेदार हो जाते हैं कपड़े, उजले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, स्वीट स्टैंड। हिज बॉडी इज एन अडोब एबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस, यहाँ पे एबोर्ड का मतलब होता है आवास या घर, फ्लीज मतलब मक्खी, लाइस मतलब जू, यानी कि जो उसका बॉडी है वह जू और मक्खियों का गृह समान, जू और मक्खियों के आवास के समान हो गया है, ठीक है। हिज माइंड इज वेरी डल, डल मतलब मानसिक स्थिति जो खराब होती है उसको डल बोलते हैं, मतलब कि सिस्टम ना काम नहीं करता है, ठीक है, माइंड का बढ़िया से। तो वही हिज माइंड इज वेरी डल ऑल्दो फिर भी इट एमिट्स सल्फर, मतलब यदि उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एमिट्स मतलब निकलना होता है, जैसे मतलब कि लाइट एमिट्स, लाइट निकलना, उसी तरीके से सल्फर गंधक के समान, सल्फर लाइक, सौर स्मेल एक खट्टी सी मतलब कि गंध आ रही है, कहाँ से, उसके शरीर से गंध आ रही है, ठीक है, उसके कपड़ों से गंध आ रही है। ऑल्दो इट मेट्स अ सल्फर लाइक सौर स्मेल बट व्हाट स्टार्ट ह्यूमन फिगर, फिर भी वो जो आदमी है क्या कर रहा है, वह अपने ह्यूमन फिगर को दिखा रहा है, यानी कि वह अपने मानवता को, वह अपने जो काम कर रहा है उस काम को अच्छे तरीके से कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है लाइक अ बर्ड, चिड़िया के समान। हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पैंटिंग, जो उसका हृदय है, ट्विटर मतलब होता है चहचहाहट, ट्विटरिंग मतलब जो चिड़िया की आवाज़ होती है उसे ट्विटरिंग कहते हैं, उसका हार्ट जो है वह चिड़िया के समान क्या कर रहा है, ट्विटर कर रहा है। ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और वह सांस और गर्मी ये दोनों को एक साथ निकाल रहा है, जैसे शरीर से गर्मी निकल रही है और नासिका के द्वारा सांस निकल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की जो है लाइन, अ हार्ट ऑफ द क्लिफ, अ हार्ट ऑफ द क्लिफ, क्लिफ मतलब चट्टान होता है, चट्टान पे एक झोपड़ी। हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड वॉज ऑफ हंगर, जो कि भूखा है उसका बेटा। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, जो माँ है उसकी खोज कर रही है उसके कुछ खाद्य पदार्थों को। बेनेथ इज हीरो ऑफ द माउंटेन, लेकिन जो क्या है, ये जो माउंटेन का हीरो का तात्पर्य है किससे लिया गया है, उस पोर्टर से, उस कुल्ली से, वो जो सामान ढोने वाला व्यक्ति है उससे किया गया है। बेनेथ इज हीरो ऑफ द माउंटेन द प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर आर द स्नो क्लैड स्पीक्स, वो जो स्नो क्लैड का मतलब बर्फ से ढका हुआ जो चोटी है, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस घमंड के साथ, उस प्रकृति के विरुद्ध में, कॉन्करर मतलब उसके विरुद्ध में, प्रकृति सीधे इसके विरुद्ध है। पीठ पे तो 25 किलो का वेट है ही, साथ ही साथ कैसे चढ़ना है ऊंची पहाड़ी पे, वो भी 6 मील चढ़ना है पीठ पे 25 किलो का भार लिए हुए। कॉन्करर ऑफ नेचर, पृथ्वी जो प्रकृति है सीधे विपरीत काम कर रही है। काम क्या कर रही है, तो खुद ही बस एक पेट चलाने के लिए किस तरीके से कुल्ली या सामान ढोने वाले व्यक्ति करते हैं, उनकी दुर्दशा को, उनकी चरित्र को चित्रित करते हुए कवि ने इस बात को लिखा है। तो आगे चलते हैं, आगे जो है कि अबव, ऊपर अपने पीठ पर लिए हुए, ओनली द स्टार स्टडीड लीड ऑफ नाइट इन दिस नाइट, मतलब कि केवल जो है तारे दिखाई देते हैं उस रात में, और उस रात में द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, और उस जो रात में है, उस रात में जो पोर्टर है वह डीप स्लम्बर रिगिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, मतलब कि रिगिंग, यहाँ पे जो रिगिंग ओवर द रिच किंगडम स्लीप, जिस साम्राज्य में, जिस रात को, यहाँ पे रात की तुलना साम्राज्य से की गई है, जिस रात में पूरे लोग सोते हैं, पूरी दुनिया सोती है, पूरे व्यक्ति सोते हैं, उस रात में किस तरीके से पोर्टर जो है, सामान ढोने वाला व्यक्ति है, वो किस तरीके से मतलब कि अपने कार्य को एक ना मतलब करने की भांति को छोड़िए, उस कार्य को इतने अच्छे तरीके से करता है। कहने का मतलब है कि भले ही वो कुछ हो, लेकिन वो अपने काम को इतने अच्छे तरीके से करता है, भले वो डबल बेंट हो, भले ही स्पाइनल उसका डबल बेंट हो। कहने का मतलब है कि इसीलिए इस कविता से अश्रुपूर्ण भाव निकल रहे हैं, ठीक है। और अश्रुपूर्ण भाव निकलने का तात्पर्य है कि आप किसी भी व्यक्ति जो दुख में होता है उसके चरित्र को चित्रित करते हैं, तो कुछ ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ता है जिससे कि पढ़ने वालों के आंखों से आंसू छलक जाए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी जो सुझाव है सादर आमंत्रित है कमेंट में।
तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा मार्था का, जो वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।